Hello students, welcome to DNT English classes. Well, today we are into a session of learning literature. Well, we'll cover today the literature of class 10 CBSE from first flight, and the chapter is from the diary of Anne Frank, and this is the fourth chapter. Well, what we are going to do today is we are going to see the line by line explanation of this chapter, and definitely we'll see the message and theme and what is the morals coming out from this chapter. And before we read this chapter and this story, I would like to read about the Anne Frank, as when was she born and where was she born. So now the story goes like this. As we know that this story is taken from the diary of Anne Frank. Anne Frank, this is the extract, we can say, from the diary of a young girl, which was written by Anne Frank. So we definitely must learn first about Anne Frank. Anneliese Marie Anne Frank was born in 12 June 1929, and she died in 1945. Was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Well, my dear, this diary was written by Anne Frank during Second World War. And इस सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ, तो एज वी सॉ दैट शी वॉज बॉर्न इन जर्मनी इन ज्यूइश कम्युनिटी एज अ क्रिश्चियन, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इट वॉज अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. नाजी वॉज गेनिंग पावर. हिटलर केम अप इन द पावर. हिटलर पावर में आया, और उस वक्त ये लोग, ये जो एन की फैमिली है, वो नीदरलैंड में रह रहे हैं छुप के, और नीदरलैंड पे भी कब्जा हो जाता है हिटलर का, उसका शासन होता है. और फिर हम लोग देखेंगे कि ये लोग जो हैं एन की फैमिली, वो लोग एक बिल्डिंग में छुप के रह रहे हैं. दे आर हाइडिंग देमसेल्व्स इन अ बिल्डिंग. अब व्हाई दे आर हाइडिंग? दे आर हाइडिंग बिकॉज ये जो जर्मन जीविस हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी और ब्रूटैलिटी किया जाता है हिटलर के द्वारा, नाजी पार्टी के द्वारा. नाजी के लिए ये जो जीविस है जर्मनी के, ये बहुत ही बुरे लोग हैं, बीमार लोग हैं, और इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव ये करना शुरू कर दिया. इन्होंने अनावश्यक लोगों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख दिया जाता था. कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखने का मतलब हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था. और इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भी फैमिली उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में गया, वो उसमें से बहुत ही कम ही वापस बच के आया. तो बिकॉज ऑफ सेविंग देयर लाइव्स, अपने जान बचाने के लिए वो लोग छुप के रह रहे थे. जैसे कि हमने देखा कि उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था. तो Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis against power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. हमने देखा कि नाजी का पावर बढ़ रहा था, नीदरलैंड पे भी उसके कब्जा हो गए. As the persecutions against the Jewish populations increased, the family went into hiding in July 1942. जैसे कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी और ब्रूटैलिटी इनके साथ, इनह्यूमन व्यवहार जब होने लगा, जब इन लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया, तो ये फैमिली एक बहुत ही सीक्रेट बिल्डिंग में जाकर छुपने के लिए चले गए. और इट वाज ईयर जुलाई 1942. ये जुलाई 1942 की घटना है. इट वाज हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. ये जो बिल्डिंग जिसमें ये लोग एन की फैमिली छुपने के लिए गए, वो ऑटो फ्रैंक की ऑफिस थी, ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग.
After 2 years in hiding, my dear, एनी की इस फैमिली इस एनेक्स ये जो बिल्डिंग है उसमें एक छोटा सा स्पेस है उसके बीच में, इस बिल्डिंग के बीच में ऐड किया हुआ, जहां पर ये लोग बहुत कम स्पेस में रह रहे हैं. यू नो, द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड transported to the concentration camp system and died of the typhus in the Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. जैसे कि हमने देखा कि इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जब एनी की फैमिली को रखा गया तो जैसे कि देखते हैं कि यहां पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है. बहुत ज़्यादा टॉर्चर का मतलब हुआ कि इनको इस तरह रखा जाता है अनफेवर्ड कंडीशन में कि ये लोग बीमार पड़ के खुद ब खुद कुछ समय में मर जाते थे. इनकी सर्वाइवल बहुत ही प्रॉब्लम था. नाउ हमने क्या देखा कि 2 साल छुप कर रहने के बाद इस बिल्डिंग में जब नाजीज को पता चलता है इस बिल्डिंग के छुपे हुए लोगों के बारे में, इस जीविस के बारे में, तो वहां सर्च ऑपरेशन चलता है और सारे जीविस को पकड़ करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख दिया जाता है. और कुछ समय के बाद एनी उस कैंप में मर जाती है. शी डाइड इन 45 और उसे एक टाइफस नाम की बीमारी होती है. ये बीमारी कीड़े वगैरह काटने से जो वायरस अंदर जाता है उसी वायरस से ये बीमारी टाइफस हुआ और इसी बीमारी से उसकी सिस्टर मार्गोट भी मर जाती है. A typhus in the Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to the Amsterdam after the war ended. Well, जैसे कि हमने देखा कि उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एनी के परिवार का सिर्फ एक ही सर्वाइवर, एक ही व्यक्ति बच पाए एंड ही वॉज ऑटो फ्रैंक, द फादर ऑफ एन फ्रैंक. एन फ्रैंक के फादर वही सिर्फ बचे. और वो जब वापस आए, जब वॉर खत्म हुआ, व्हेन द वॉर फिनिश्ड, वॉर वाज ओवर, ही रिटर्न बैक टू द सेम बिल्डिंग वेयर दे वर हाइडिंग. वो उसी बिल्डिंग में वापस आते हैं जिस बिल्डिंग में वे लोग छिप कर रह रहे थे. और व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अगेन कमिंग टू द सेम बिल्डिंग वेयर दे वर हाइडिंग, सिंस देयर इज नो अदर मेंबर्स इन दैट फैमिली अलाइव. सारे के सारे मारे गए, सिर्फ ऑटो फ्रैंक इज द ओनली सर्वाइवर. नाउ हमने क्या देखा दैट after the war ended, to find that a diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of the Diary of a Young Girl. Well, the very purpose of her father to come to that building was to find out that diary. हमने देखा था कि एक डायरी, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि वो डायरी जो एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा जाता था, दैट डायरी वॉज केप्ट इन दैट हाइडिंग बिल्डिंग. और जब मिस्टर ऑटो फ्रैंक आते हैं और वो उस डायरी को प्राप्त करते हैं, ही फाइंड्स दैट डायरी एंड फाइनली ही डिसाइड्स टू गेट इट पब्लिश्ड. और वो इस डायरी को प्रकाशित करना चाहते हैं और ये डायरी फाइनली पब्लिश होता है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से फेमस होता है. एंड देन द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th birthday and the chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. Well, जैसे कि हमें पता कि ये डायरी एन को उसके फादर के द्वारा उसके 13th बर्थडे पर गिफ्ट किया गया था. दिस डायरी वॉज गिफ्टेड और एनी ने 12 जून 1942 को उस डायरी में फर्स्ट एंट्री लिखी, पहली बार लिखना शुरू करी. और उस डायरी का लास्ट एंट्री इट इज 1st August 1944. एज फॉर आवर इंफॉर्मेशन शी डाइड इन 45 और वो आखिरी जो डायरी में जो एंट्री है दैट इज इन 1944.
तो हम इस डायरी में 2 साल के एंट्री को देखेंगे। शी वॉज हाइडिंग इन बिल्डिंग ऑलमोस्ट 761 डेज, 761 दिन वो उस हाइडिंग प्लेस में रहती है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. जैसे कि हमने देखा कि एनी फ्रैंक की डायरी ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, बट लेटर ऑन इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत सारे भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया। एंड वंस इट वॉज द मोस्ट रेड बुक, मोस्ट सेलिंग बुक इन द वर्ल्ड। शायद ये दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक उस वक्त का हुआ। There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary. हमने देखा कि इस डायरी के सब्जेक्ट मैटर को लेकर, इसकी थीम को लेकर बहुत सारे अदर फॉर्मेट में भी इसे लाया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस डायरी को लेकर फिल्में बनी, नाटक बना, बहुत सारे अदर चीज़ें भी इसके लेकर हुए। एंड फाइनली यू नो डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशंस ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशंस। वेल, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ ओनली अ 13 ईयर्स गर्ल, एक सिर्फ 13 साल की एक छोटी बच्ची है। हम समझ सकते हैं कि एक चाइल्ड के पास कितना ज़्यादा मैच्योरिटी होता है। तो शी इज़ नॉट इवन मैच्योर्ड इनफ टू राइट समथिंग। और फिर एक 13 साल के बच्चे के सोच का क्या स्टैंडर्ड हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। इट वॉज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। शी वॉज टू मच माइंडफुल, शी वॉज मैच्योर्ड इनफ, क्योंकि जो बातें वो लिखती है बिल्कुल एक बच्चा का सोच नहीं हो सकता है। सो इट इज़ क्वाइट मैच्योर्ड आइडियाज़ विच शी हैज़ रिटन इन इट। वेल, हमने क्या देखा कि इस डायरी में उस एनी ने क्या लिखी, तो इसमें वो एक छोटी छोटी बात लिखी कि ड्यूरिंग नाजी रूल इन जर्मनी हाउ वॉज द ज्यूइश लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वे आर फेस्ड डे टू डे। छोटे छोटे बातों को वो इसमें मेंशन करती है और पता चलता है इस डायरी से कि ड्यूरिंग नाजी रूल इन जर्मनी, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, किस तरह का सिचुएशन, किस तरह के प्रॉब्लम्स और किस तरह का जो एक लाइफ है वेगाबॉन्ड का, वो ये ज्यूइश जी रहे थे। और इसका सबसे बड़ा विक्टिम हम एनी फ्रैंक के रूप में देखते हैं। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। जैसे हमने कहा कि बहुत ही फेमस विक्टिम्स इस पूरे त्रासदी का बनती है। नाउ वी वुड लाइक टू गो द स्टोरी। अब हमने देखा कि एक्चुअली एन फ्रैंक के साथ क्या हुआ। तो क्रिश्चियन होने के कारण नाजियों के द्वारा जो नफरत इन लोगों को झेलना पड़ रहा था, जिसके कारण जर्मनी से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में दूसरे जगह चले गए और फिर इनके परिवार को भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ। हमने देखा कि किस तरह से एक परिवार पूरा ख़त्म हो जाता है। सिर्फ एक पर्सन जो फादर हैं उस फैमिली के एन के, वो जिंदा रहते हैं और वो आते हैं, उस डायरी को निकालते हैं और उसको पब्लिश करते हैं और फिर वो दुनिया का सबसे बेस्ट रेड बुक्स होता है। हर इंसान उस किताब को पढ़ना चाहता था क्योंकि उसमें कुछ खास बातें, समथिंग स्पेशल मैटर्स वेयर जॉटेड डाउन बाय एन फ्रैंक। तो हम ये एन फ्रैंक की एक जो ओरिजिनल डायरी है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसका ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो ये एक्सट्रैक्ट में हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि उस नॉवेल में, उस डायरी में तो उसने बहुत सारी बातें लिखी होगी, बट हम इस स्टोरी में सिर्फ उसकी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस को देखेंगे। शी हैज़ ब्यूटीफुली served us as how she led her life during how was her childhood, how was her schooling, what kind of the interest and the creativity she had when she was child. So now we are going to this story. Well,
writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Well, यहाँ पर इस लाइन से एन कहना चाहती है कि she was not comfortable in writing the diary. Once she started the writing, she was not sure as what to write and how to start writing diary. एक रीजन ये भी कि उसने इससे पहले कभी डायरी लिखी नहीं है और इसलिए भी वो हेजिटेट कर रही है कि मैं किस तरह से डायरी लिखना शुरू करूं। और दूसरी बात ये कि वो कह रही है कि एक 14 साल की लड़की, म्यूजिंग्स का मतलब हुआ यहां पर उसकी सोच, उसके थॉट, तो कहना चाहती है कि एक 13 साल की लड़की के सोच को दुनिया क्यों उसे इंपॉर्टेंस देगी, दुनिया क्यों इंटरेस्ट लेगी उसके बातों में, उसके विचार में, और इस कारण भी वो इस डायरी को नहीं लिखना चाहती। तो दो कारण हमने देखा, एक तो वो कि शी हैज नेवर रिटन इट एवर बिफोर, दैट्स व्हाई शी इज हेजिटेटिंग। सेकंड, शी वांट्स टू से दैट हु विल टेक इंटरेस्ट इन अ 13 years गर्ल स्टोरी। ये 13 साल की लड़की की स्टोरी में कौन ध्यान देगा, कौन पढ़ेगा मेरी कहानी को, मेरी बातों को। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have even greater need to get all kinds of things off my chest. देखिए, as we saw that in the beginning she was quite hesitating. वो hesitate कर रही थी. She was not confident enough as how to start the diary. But at the same time she thinks that she has very much liking of writing. वो लिखना पसंद करती है. She loves writing, and therefore she decides that she is going to write her diary regularly. और फिर वो डिसाइड करती है कि वो डायरी लिखेगी. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Well, my dear, during our childhood, बच्चे में हम लोगों में एक नेचर होता है दोस्त बनाना, फ्रेंड्स बनाना, बहुत सारे फन और टाइम हम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं, खेलते हैं, एक साथ रहते हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत सारी बातों को हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। यहां पर एनी कहती है एक बात कि पेपर हैज मोर पैसेंस देन पीपल। पैसेंस, पावर ऑफ बियरिंग, पावर ऑफ टॉलरेंस, किसी चीज को सहने की क्षमता। भला एक नॉन लिविंग चीज तो वो कंपेयर कर रही है लोगों को और कह रही है that the people cannot be more patient than paper. Paper has more passion. ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? What does she signifies here? वो यहां कहना चाहती है कि देखिए, हम हर बात तो लोगों के साथ नहीं शेयर करते हैं। हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे बातें होते हैं, पर्सनल बातें हैं, जो हम we definitely would not like to disclose to everyone and anyone. कुछ चीजें हम लोग हमेशा सीक्रेट रखते हैं और हम we only would like to confide that to our dear and near and close friend to whom we share everything, our inner feelings. तो वो कहती है कि पेपर हैज मोर पैसेंस। इसका मतलब हुआ कि अगर आप लोगों से कोई बात शेयर करेंगे तो लोग अपना जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। लोग लाइक, डिसलाइक, कमेंट और बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आप जो बात कह रहे हैं लोगों को ना पसंद हो और वो अपना जजमेंट रख दें और उस जजमेंट से आप प्रभावित हो जाए। बट सी टेल्स, कहती है कि पेपर के साथ ऐसा नहीं। आप अपनी कोई भी बात आप पेपर में लिख दे, पेपर आपको किसी भी तरह के रिएक्शन देने वाला नहीं है। पेपर विल नॉट रिस्पॉन्ड यू बैक, इट विल नॉट रिएक्ट एनी हाउ। आपकी जो बातें हैं, अच्छी बुरी बातें, your personal experience, your day-to-day experiences, your feelings, your emotions, everything you can write as in the format of a diary. And diary is one who will never share it to anybody. जैसे हम लोग जानते हैं कि डायरी पर्सनल होता है,
इट इज़ पर्सनल बिलोंगिंग, इट इज़ इंडिविजुअल कंसर्न। डायरी में हम हर वो छोटी बड़ी बातें लिखते हैं जो हमारे लाइफ से या हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज से या हमसे वो बहुत तरह से रिलेट करता है। तो हमने देखा कि वो डायरी को ज़्यादा महत्व देती है लोगों से, और वो कहती है कि लोगों से भला शेयर करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपनी बातों को डायरी में लिखूं। ना आगे कहती है दैट अब ये ऐसा कहने के पीछे क्या रीजन होगा, तो रीजन ये है कि उसे कोई दोस्त नहीं है। A little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. Listless मतलब एकदम helpless है, कमजोर है, energyless she is feeling. She is just sitting idly and thinking what to do, what not to do, क्या करूं ना करूं, घर में रहूं बाहर जाऊं. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. And since I'm not planning to let anyone else read this step-backed notebook gradually referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. As we all know, कि हम अपने हर बात को नहीं कन्फाइड करते, लोगों को अपनी सीक्रेट बातें सबको नहीं बताते। हाँ, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताते, we definitely share it, but make sure that we share it only with our bosom friend, with our dear friend, with our fast friend, with our close friend. We don't share it with elsebody. So, अभी तक हमने क्या देखा कि एनी के पास एक ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग को शेयर करे। देखिए, कुछ बातें ऐसे हैं कि वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं शेयर कर सकती, हर बातों को शेयर नहीं किया जा सकता है। कुछ बातें ऐसे भी है जिसे हम ओनली अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। नाउ शी टेल्स दैट अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड प्रोबेबली आई वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। जब तक उसे एक अच्छा एक रियल फ्रेंड, एक क्लोज फ्रेंड नहीं मिल जाता, टिल देन शी इज नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज एनी ऑफ हर फीलिंग्स to anyone. Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Well, अगर हम पूछेंगे कि what are those things which inspired Anne to write the diary, the most important reason she gave is she does not have any friend. उसके पास कुछ दोस्त नहीं है एंड वो अपने इस डायरी को ही दोस्त बनाती है। हाउ? लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। देखिए, एंड कहती है कि अगर वो ये कहे कि एक 13 साल की लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है, शी इज वेरी श्योर दैट नन ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू बिलीव दिस फैक्ट कि वो अकेली है। और वो कहती भी है कि वो अकेली नहीं है, एंड आई एम नॉट, इट्स रियल कि वो अकेली नहीं है। शी हैज अ ब्यूटीफुल फैमिली बिहाइंड, एक बहुत ही सुंदर परिवार है उसका। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. Well, my dear, हमने क्या देखा कि Anne Frank is not alone, as she has a loving father, mother, she has an elder sister, Margot, she has a loving aunt, and not only these family members, apart from them, she has got 30 friends to whom at least she can call friend. ऐसे लोग जो 30 के आसपास थे जिसे एन अपना दोस्त कह सकती थी। देखो, ये दोस्त कह सकती थी, वो सिर्फ दोस्त थे। दे वर नॉट फास्ट फ्रेंड, दे वर जस्ट फ्रेंड्स एज अ नॉर्मल मेट। तो हमने क्या देखा कि सी हैज एवरीथिंग। घर में माँ है, पापा है, बहन है, देन देर इज अ ग्रैंड माँ ऑल्सो देयर, देन देर आर सम फ्रेंड्स ऑल्सो लिविंग देयर whom she could at least call the friend. Now she is telling, I have a family
loving aunts and a good home. No, on the surface I seem to have everything. अगर एक व्यक्ति देखे कि क्या है एन के पास, तो हम देखते हैं कि सी हैज एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड. सब कुछ दिखता है. फेयर एनफ. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं. नाउ आगे है, नो वन ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. वेल, एन के पास सब कुछ होते हुए what she is lagging behind, what she is missing is a real friend, is a true friend. सब कुछ होते हुए एन के पास कुछ नहीं है. वो she wants to have somebody to whom she could share her feelings. अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं है. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary, everyday things. It is very natural that when we are amongst the friends, we enjoy a lot. We never think of anything except enjoying and having fun. It's normal, it's obvious, and it's same thing happens with Anne Frank also. Anne Frank कहती है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ होती है तो बस वो क्या करती है, तो सी टॉक्स जस्ट अबाउट एवरीडे थिंग्स. वो डे टू डे, हम दो दोस्त जब मिलते हैं तो क्या बात होता है, वी हैव अ नॉर्मल टॉक ऑफ एवरीडे वर्क एंड एक्टिविटीज. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर इन एनी केस. देखिए, अगर किसी के फ्रेंड नहीं है, जिस फ्रेंड की तलाश एनी को काफ़ी समय से है कि मेरा एक कोई फास्ट फ्रेंड हो जिसके साथ मैं अपने इस फीलिंग को शेयर करूं, तो जैसे कि हमने देखा कि अभी तक उसके एक भी दोस्त नहीं है. वो इस बात की क्रेडिट खुद को लेती है, कहती है कि ये हो सकता है, दिस इज माई फॉल्ट ओनली एज आई डोंट हैव एनी वन टू हुम आई कुड कन्फाइड. कन्फाइड का मतलब वो अपनी सीक्रेट बातें किसी को बताना, तो उसके पास कोई ऐसा है नहीं जिसको वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को बताए. मे बी इट्स माई फॉल्ट. इन एनी केस, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायल. वेल, देखिए, कुछ चीज़ें नहीं बदला जा सकता है और वी हैव टू लिव इन दैट कंडीशन ओनली. हियर एंड वॉन्ट्स टू से, कहना चाहती है कि दिस इज वॉट द सिचुएशन इज. नाउ आई हैव टू लिव इन दिस सिचुएशन. वो कहती है कि ऐसी परिस्थिति है कि हम दोस्त बना नहीं सकते. अब मे बी ये मेरा फॉल्ट होगा. और वो कहती है कि बस यही कारण, दिस वॉज द ओनली रीजन एज सी स्टार्टेड राइटिंग दैट डायरी, दैट दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस एज हाउ and why she started writing diary. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination. She is telling long-awaited friend in my imagination. ये long-awaited का क्या मतलब हुआ? हमने क्या देखा कि since child only, जब एनी बहुत छोटी थी, तभी से उसका एक सोच था मन में कि मेरा भी कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं अपनी हर बात को शेयर करता. और ये सोच लेकर वो बड़ी हो रही थी. और हमने देखा कि आज 13 साल की हो गई है. शी हैज कम टू 13 एज व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग दिस डायरी. जब 13 की वो हो गई है, अभी तक उसके एक भी फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड नहीं है जिसे वो अपने फीलिंग को शेयर करे. अब तो ये जो दोस्त की कल्पना है, ये तो बहुत समय से है, बचपन से है, और इसीलिए ये मोस्ट अवेटेड फ्रेंड कहा गया है. इस एंड आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू. अब एक चीज कहती है कि एन की ये बात तो तय हो गया कि अब वो डायरी लिखेगी और लिखना शुरू कर दी. बट नाउ द क्वेश्चन इज एज what exactly she would write in it. वो क्या लिखेगी उसमें? Is she going to write the same thing as what other people normally write in the diary? क्या वो बिल्कुल वही बात लिखेगी जो और लोग डायरी में लिखते हैं?
अपने इंपॉर्टेंट डेज के एक्टिविटीज़ को लिखते हैं, अपने इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, डीलिंग्स या कोई भी खास बातें जो होता है दिन का, वो हम लिखते हैं। और डायरी एंट्री होता है डे टू डे, पर डे, एवरी डे एट नाइट when we are retiring for all the works, when we go to bed, normally we write the diary. But here, यहाँ पर एनी कहना चाहती है कि she is not going to do exactly what the others did. She wants this diary to be totally different. अब जैसे कि हमने कहा कि उसने इस डायरी को एक मोस्ट अवेटेड फ्रेंड कहा, ऐसा दोस्त जिस दोस्त की तलाश उसे बहुत समय से है, since when she was born only, when she was growing, when she was child, since then only she had an imagination of that friend. But till today, आज तक she hasn't got that friend, वो दोस्त नहीं मिला. And then finally she thought to make this diary only as a friend, और वो इसी डायरी को अपना दोस्त बना लेती है. आगे कहती है कि तो वो कुछ अलग करना चाहती है, तो क्या लिखना चाहती है? जब वो औरों की तरह जो बातें हैं डायरी में लिखने का वो नहीं लिखेगी, देन व्हाट शी इज गोइंग टू डू, कहती है आई वांट द डायरी टू बी माय फ्रेंड. वो कहती है नहीं, ये डायरी नहीं है, इट्स नॉट अ मेयर डायरी, दिस डायरी इज माय फ्रेंड. और फ्रेंड भी कैसा? तो मोस्ट लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, ऐसा दोस्त जिस दोस्त की हम तलाश कर रहे थे काफी समय से, लॉन्ग टाइम से. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. वेल माय डियर, एनी ने इस अपने प्यारे दोस्त का नाम किटी रखा. बहुत ही प्यारा नाम है किटी, क्वाइट लवेबल नेम शी हैज गिवन किटी. हमने देखा कि आज एक दोस्त का जो रोल है वो इस डायरी के रूप में हम लोग देख रहे हैं. और बिल्कुल देखिए, हम किसी नॉन लिविंग चीजों के साथ भी हम लिविंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं. कैसे? तो जैसे हमने देखा कि इस डायरी को वो एकदम लिविंग मानती है. सी ओनली थिंक्स अबाउट एज हर फ्रेंड, एंड देयरफॉर जैसे हम फ्रेंड के साथ बिहेव करते हैं, सी डज सिमिलरली, बिल्कुल अपने दोस्त की तरह उस डायरी को ट्रीट करती है. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वेर टू plans writing, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. देखिए जी, वो कहना चाहती है कि जैसे लोग लिखते हैं हर एक दिन की एक्टिविटी, तो वो कहती है कि अगर मैं ऐसा लिखना औरों की तरह शुरू करूं तो लोग शायद मेरे बारे में नहीं जान पाएंगे. तो इससे अच्छा ये होगा कि पहले मैं उन चीजों को लिखने से पहले मैं अपना पूरा बैकग्राउंड बताऊं, ताकि लोग हमारी बातों को समझ सके, सुन सके. और फिर आगे कहती है कि माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैड एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25. अब हम देखते हैं कि एन के फैमिली में कौन कौन है. तो जैसे हमने देखा कि फादर, सी कॉल्स हर फादर अ लवेबल एडोरेबल फादर, एक प्यारा पापा. और वो कैसे सेक्रीफाइसिंग मैन है, हम देखते हैं कि ही वेटेड फॉर द मैरिज ऑफ एन्स मदर व्हेन ही बिकेम 36. तो उन्होंने 36 साल तक होने का इंतजार किया, क्योंकि वो एन की मदर से शादी करना चाहते थे, और वो तब सिर्फ 25 की हुई. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926. हमने देखा कि मार्गोट की एक बड़ी बहन है, मार्गोट, एनी की एक बहन मार्गोट, जो 1926 में जन्म ली. एंड शी इज 3 years ओल्डर देन एनी. एनी से वो 3 साल की बड़ी है. एनी कहती है आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और 1929 12 जून एनी जन्म ली. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. जैसे हमने आपको कहा कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में वो पैदा होती है और वो 2 साल तक वहां रहती है. माई फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. फिर हमने देखा कि एन की फादर जो है 1933 में हॉलैंड चले जाते हैं. एंड माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. पहले फादर जाते हैं और फिर मदर जो हॉलैंडर है, एडिथ हॉलैंडर,
वो जाती है. While Margot and I were sent to the Athens to stay with our grandmother. हमने देखा कि हेलन के मदर और फादर हॉलैंड माइग्रेट हो जाते हैं और एनी और मार्गोट को कहीं और ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए भेज दिया जाता है. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिस समर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी. मार्गोट, उसकी बड़ी बहन भी हॉलैंड जाती है अपने पेरेंट्स के पास, और इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इवन एनी went to Holland to her parents. अब हमने देखा कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं, तो हॉलैंड में, and when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. हमने देखा क्या कि इसके टेबल पर एक डायरी रख दिया गया था गिफ्ट के रूप में. I started right away at a Montessori nursery school. I stayed there until I was 6. अब हम देखेंगे कि किस तरह से एनी, ये जो चैप्टर है ये एक्सट्रैक्ट है जिसमें बेसिकली हम लोग इसके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस को देखेंगे कि हाउ सी हैज डन इन स्कूल्स. After all, what kind of activities and creativity she had when she was child. तो वो मॉन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल से पढ़ाई शुरू करती है और कहती है दैट आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. और वो 6 साल की उम्र तक वहाँ रहती है. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपेरस. देखिए, छोटे बच्चे लड़कियों के साथ यहाँ पर क्या देखा कि उसकी जो हेडमिस्ट्रेस है क्यूपेरस, उनके साथ बहुत अच्छा, बहुत ही लवेबल रिलेशन है इसका. और हमने लास्ट में क्या देखा कि जब ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. बिल्कुल, जब कोई अपना बिछड़ता है तो दुख होता है. जैसे कि एनी इस क्यूपेरस से बहुत ज़्यादा लगाव था. She was too much in love with each other. और वो जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो her eyes are quite wet, tears in her eyes. In the summer of 1941 grandma fell ill and had to have an operation. हमने क्या देखा कि अब 1941 में आए जब एन की दादी बीमार पड़ती है और फिर उसी वक्त So my birthday passed with a little celebrations. और उसी जिस वक्त दादी बीमार रहती है एनी की बर्थडे आया और एनी कहती है कि it was a normal celebration, there was nothing, it just passed as usual, no much celebration. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. दादी एनी की जो ग्रैंडमदर है 1942 में सी डाइड. एनी एक बात कहती है कि नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, मैं अपने दादी को कितना मिस करती हूं, एंड स्टिल लव हर, और आज भी मैं अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूं. इस लाइन को हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन होगा कि हमें कौन से लाइन से यह पता चलता है कि एनी अपने दादी को बहुत मिस करती थी, उसकी दादी उसको मिस करती थी, वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे. तो ये लाइन है जब एनी कहती है कि जब दादी मर गई तो वो बताना चाहती है कि कौन समझ पाएगा मेरे इस फीलिंग को कि मैं अपने दादी को कितना मिस करता हूं और अभी भी मैं उनको कितना चाहता हूं. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर. इस बार की जो बर्थडे है, ये बर्थडे एनी खुद के लिए नहीं मनाना चाहती. सी वॉन्ट्स टू गिव द क्रेडिट ऑफ दिस बर्थडे टू समबडी. और वो क्या करती है, एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट. हमने देखा कि दादी माँ के लिए एक कैंडल जलाया गया था. द 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942. हमने देखा कि they 4 were doing well. Otto Frank is their father.
then mother is there, then Margot elder sister is there, Annie, they were doing well. और फिर 20 जून 1942 हमने इस डेट को देखा, द solemn dedications ऑफ माई डायरी, और ये इस डायरी को लिखना शुरू करती है। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट एंट्री जो डायरी का है वो किस तरह से है। एक बात तो हमने पहले ही देखा कि अनी बिल्कुल औरों की तरह उस डायरी को नहीं लिखना चाहती है, जैसे नॉर्मली लोग हर दिन की एक्टिविटीज को लिखते हैं, हर ट्रांजैक्शंस और डीलिंग्स को, इंपॉर्टेंट बातें को लिखते हैं। नहीं, वो डायरी को डायरी नहीं मानती है। सी थिंक्स डायरी एज अ फ्रेंड, एंड कैसा फ्रेंड? बार बार हमने कहा, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जिसकी इंतजार वो काफी समय से कर रही थी। तो वो इस डायरी को सी जस्ट ट्रीटिंग एज अ डियर फ्रेंड। अब हम इस डायरी में देखेंगे कि हाउ सी हैज जॉटेड डाउन दिस डायरी। डियरेस्ट किटी, जैसे हम लोग अपने फ्रेंड को संबोधन करते हैं, एड्रेस करते हैं डियर कह के, प्रिय मित्र, यहां पर एनी भी उसी स्टाइल में कहती है, अपने डायरी को लिखना शुरू करती है। जैसे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ लिख नहीं रही है, वो बात कर रही है, अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को, ऐसा लग रहा है कि वो अपने प्यारी दोस्त को बता रही है कि उसके साथ क्या है। डियरेस्ट किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। कहता है कि डियर किटी, अरे देखो पूरा क्लास आज क्वैकिंग इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब हुआ कि आज क्लास के अंदर में सारे लड़के डरे हुए हैं, थोड़ी सी नर्वस हैं, एक दूसरे में आपस में बातें हो रहा है। आज क्लास का कुछ सिनेरियो बदला बदला सा है। द रीजन ऑफ कोर्स is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. देखिए, आज इस क्लास में इतने ज्यादा नर्वसनेस, इतना ज्यादा कमोशन का मतलब क्या है? आज खास दिन है। आज इस क्लास में एक मीटिंग होने वाला है सारे टीचर्स के, और इस मीटिंग में डिसाइड होने वाला है कि किन बच्चों को नेक्स्ट फॉर्म मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट किया जाएगा, एंड हु एल्स विल बी ड्रॉप बैक, और किन बच्चों को रिमेन कर दिया जाएगा, फिर उसी क्लास में रखा जाएगा। तो इसलिए सब में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो गया, सब थोड़ा सा बहुत ज्यादा ईगर हो गए हैं जानने के लिए कि क्या होगा, एंड एवरीवन इज क्वाइट फियरफुल एंड नर्वस अ बिट। तो रिजल्ट जानने की सबकी इच्छा है कि क्या होगा। half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, C.N. and J.K.S., who have stocked their entire holiday savings on their bet. Well, एनी ने क्या देखी कि एनी देखती है कि वाह, क्लास के अंदर में आज क्या हो रहा है। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ बेट लगा रहे हैं, शर्तें लगा रहे हैं, बाजी लगा रहे हैं। एक का कहना है कि तुम पास कर जाओगे, कहते नहीं मैं नहीं पास करूंगा। फिर कहते नहीं तुम पास कर जाओगे, तो कहते नहीं मैं नहीं पास करूंगा, मैंने तो पढ़ाई नहीं किया। अब देखिए हमने क्या देखा। वी हैव स्टॉक्ड देयर एंटायर हॉलिडे सेविंग ऑन देयर बेट। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट, ओ यस यू आर, ओ नो आई एम नॉट। एक बार कहा कि हाँ तुम पास करोगे, एक कहता नहीं मैं नहीं पास करूंगा, फिर से कहा तुम पास करोगे। तो ये आर्ग्यूमेंट is going on as whether somebody will pass or not pass. Even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. Wow, what a judgment. Annie कहती है अरे हमसे कोई पूछे कि कौन लड़का इस क्लास में प्रमोट होने वाला है, कहती है कि आधे से तो ज्यादा इस क्लास में डमीज हैं। अब डमी का मतलब हुआ यहां, डमीज का मतलब बेवकूफ, डफर, जो हमेशा एनी को टीज करता है, चिढ़ाता है, जिसे एनी पसंद नहीं करती है। तो एनी कहती है कि इन डमीज का क्या, ये तो आधा से ज्यादा वैसे हैं जो इसी क्लास में रखा जाना चाहिए, इन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। एंड आगे कहती है एनी, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ।
फिर एनी साथ में इस बात को ऐड कर देती है कि फिर टीचर के बारे में कौन कहे, टीचर तो सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स है। अब एनी का कहना है कि मुझे लगता है कि इन्हें नहीं प्रमोट किया जाना है। अब टीचर का क्या पता कि वो किसको प्रमोट करेंगे, नहीं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल के बारे में यहां कहना है कि टीचर के बारे में आप नहीं कह सकते कि वो किस तरह से स्टूडेंट को ट्रीट करने वाले हैं एंड हाउ दे आर गोइंग टू गिव द प्रमोशंस फॉर द स्टूडेंट्स। नाउ आई एम नॉट सो वरीड about my girlfriends and myself will make it. The only subject I'm not sure about is maths. Well, हमने देखा कि इस एक्सट्रैक्ट में हम लोग एनी के चाइल्डहुड या फिर जो स्कूल लाइफ है उसके बारे में देख रहे हैं। एनी कहती है कि देखो स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास गर्लफ्रेंड्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम अपने दोस्त बना लेंगे, सारे सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज with her is a problem with maths. देखिए हर स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट में आप बढ़िया नहीं होते हैं, यू यूज टू बी वीक इन दैट सब्जेक्ट। सिमिलरली ठीक उसी तरह से एन के पास भी एक सब्जेक्ट है जिसे वो मैथ्स कहती है एंड सी थिंक्स दैट मैथ्स फॉर हर इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एनीवे वी ऑल कैन डू इज वेट until then we keep telling each other not to lose heart. देखिए जो भी है पढ़ना तो पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट को स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। कहती है एनीवे वी कैन डू इट, डू इज वेट, हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। until then तब तक we keep telling each other, हम लोग एक दूसरे को कहते थे not to lose heart, कि हम कभी अपने हिम्मत को नहीं हारेंगे, अपने दिल को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। I get along pretty well with all my teachers. There were 9 of them, 7 men and 2 women. Hello. एनी कहती है कि हमारे रिलेशंस सारे टीचर्स के साथ अच्छे थे। टोटल स्कूल में 9 टीचर्स थे एंड आउट ऑफ 9 7 वेर मेन और 2 वेर वेमेन। इसमें 7 सर थे और 2 मैडम थी। सबके साथ एनी का बहुत बढ़िया रिलेशन था एंड you know, Mr. Keesings, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. जैसे कि हमने कहा कि मैथ्स को लेकर एनी को बहुत प्रॉब्लम है। मैथ्स के जो टीचर है मिस्टर कीजिंग, ही इज टू मच annoyed with एनी, वो एनी से हमेशा नाराज रहते हैं। The reason of becoming angry is that Annie is very much talkative. She has an endless talk inside the class. वो इतना बात करती है क्लास में कि it is natural that the teacher will get annoyed. और मिस्टर कीसिंग उससे बहुत annoyed है। मिस्टर कीसिंग थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। He prefers that the students should maintain discipline inside the class. Students should be punctual, honest, and these things which he demanded. Definitely, anyone expects these qualities from the students. हम लोग भी चाहते हैं कि विद्यार्थी में ये सारा गुण हो। तो ये द ओल्ड फॉगे, ये जो हमारे कीजिंग्स हैं मैथ्स टीचर, ये थोड़ा पुराने ख्यालात के हैं। यहां ओल्ड फॉगे का मतलब ओल्ड फैशन्ड है। हु टीचेस मैथ्स वाज एनॉयड विथ, हमने देखा कि एनी से क्यों एनॉयड है, क्योंकि एनी बहुत ज्यादा क्लास में बात करती है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। देखिए एक नेचुरल बात होता है कि जब हम कभी देखते हैं कि क्लास के अंदर में स्टूडेंट्स बहुत बदमाशी करता है या कुछ इस तरह का हरकत करता है जहां पर हमें ऐसा लगता है कि उसे पनिशमेंट देना है, तो हम पनिशमेंट के रूप में उसे बहुत सारा वर्क दे देते हैं, एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं। ठीक उसी तरह से चूंकि एन बहुत ज्यादा बात करती थी, मिस्टर केसिंग बहुत ज्यादा एनॉयड थे इसको लेकर, वो इसको पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि एनी को एक एक्स्ट्रा वर्क दे दिया। एक्स्ट्रा वर्क का मतलब कि वो वर्क सिर्फ एन को ही दिया गया था। दैट वर्क, दैट असाइनमेंट वाज नॉट अलाउड टू एनी अदर स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लास। अब एनी को क्या काम कहा गया, कौन सी काम करने के लिए कहा गया, तो एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, हेलो, एनी को पनिशमेंट मिल रहा है बात करने के कारण। और पनिशमेंट में क्या कहा गया, तो मिस्टर कीजिंग कहते हैं कि तुम्हें एक चैटर बॉक्स के ऊपर में एक ऐसे लिखना है। चैटर बॉक्स कहते हैं वो जो बहुत ज्यादा बात करता हो, हमेशा बात करता हो,
उसको चैटर बॉक्स कहते हैं। तो टॉपिक बहुत सुंदर है, चैटर बॉक्स। अब हम देखेंगे कि एनी अपने इस ऐसे को कैसे लिखती है। हाउ डज शी राइट दिस ऐसे? व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वुड वरी अबाउट दैट द लेटर आई डिसाइडेड आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टॉक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। हम देखेंगे कि एनी बहुत ही सुंदर ढंग से उस ऐसे को लिखती है और इतना सुंदर से वो अपनी जस्टिफिकेशन को, अपने तर्क को रखती है कि आखिर बात करना क्यों जरूरी होता है। She gives her argument in such a way, it is quite hilarious, it is quite interesting, and what we saw finally, Mr. Keesing is convinced. He's totally convinced the way argument was given. हम देखते हैं कैसे। तो that evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस रात सारा वर्क खत्म कर ली एनी, और उसे अचानक याद आया कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है। As she was to write about the chatter box, वो चैटर बॉक्स के बारे में लिखने वाली थी। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. एक आदत होता है, कलम मुंह में लेके हम सोचते रहते हैं कि आखिर क्या लिखना शुरू करें, how to begin. So anyone could ramble on and leave big spaces between the words. But the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. एनी कहती है कि वाह, अब एक ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लिख देंगे, एक वर्ड यहां लिखेंगे, एक वर्ड यहां लिखेंगे, कुछ वर्ड लिख देंगे, पेज भर जाएगा, हो जाएगा। लेकिन फिर कहती है कि नहीं, ऐसे कैसे होगा? हमें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देना है, and I have to prove, I have to justify by my statement that really talking is an essential part. Talking is a quite necessary thing we definitely have in our habit. तो वो अब इस बात को सोच रही है कि हमें वो बात बताना है कि बात करना क्यों नेसेसरी होता है, या फिर हम जो बात कर रहे हैं वो प्रॉपर है और वो किसी भी तरह से गलत नहीं है। तो वो इस आर्ग्यूमेंट को कैसे देती है, विल सी। She tells that, you know, I thought and suddenly I had an idea. बार बार सोचती है और फिर आइडिया आया कि I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. अभी सोच रही थी कि क्या लिखे, और जब वो लिखने लगी तो my dear 3 pages she wrote. 1-2 पेज नहीं, वो 3 पेज में वो उस ऐसे को लिखती है। और ऐसे क्या है? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स समझ रहे हैं? बात करना। अब उस बात करने वाले मैटर को वो 3 पेज लिख डाली, और उसने ऐसा सुंदर आर्ग्यूमेंट दी, इतना सुंदर जजमेंट देती है कि वाई द टॉकिंग इज नेसेसरी। मिस्टर कीसिंग इज फाइनली कन्विंस्ड, एंड नाउ I argued that talking is a student's traits and that I would do my best to keep it under control. Well, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा कि यहां पर 2 बातें बताती है यानी कि टॉकिंग करना क्लास में क्यों जरूरी होता है, या फिर why is it necessary. पहला बात बताती है कि टॉकिंग एंड चैटिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट। कहा कि ये तो बच्चे के नेचर में होता है, स्टूडेंट्स का ट्रेड्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बच्चे बात करेंगे ही। बच्चे छोटे छोटे ज़रूरतों के कारण कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, इंक्वायर करना हो, हर एक छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हमें दूसरों के साथ बात करना पड़ता है। तो चूंकि ये बच्चा का स्वभाव है, तो किसी को स्वभाव से उसके नेचर से अलग नहीं रखा जा सकता। तो यहां पर वो जस्टिफाई कर रही है कि नहीं, बात करना जरूरी था, ये हमारे लक्षण है ऐसा। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट आइडिया सी गेव, दूसरी बात वो बताती है दैट कि बात करना क्यों जरूरी होता है। सी टेल्स दैट एक बात वहां पर कहती है कि बात करना तो विद्यार्थी का लक्षण होता है, ट्रेड्स है, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि इस ट्रेड्स को वो कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, बच्चे बात करते हैं, लेकिन अब बच्चे हमेशा बात करते रहे, दिस इज नॉट अ प्रॉपर थिंग। सो सी टेल्स दैट ओके, शी इज अ टॉकेटिव, शी थिंक्स दैट शी नीड्स टू टॉक, बट एट द सेम टाइम शी मस्ट लर्न हाउ टू कंट्रोल दैट टॉकिंग। वो उस टॉकिंग को, उस चैटिंग को
कंट्रोल करना भी जानती है, और वो कहती है कि वो इसे अपना कंट्रोल करके बात करेगी. शी विल टेक केयर ऑफ हर टॉकिंग. आगे कहती है दैट but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. Wow, what a judgment. And the second judgment she gave, it is, वो कहती है कि नहीं, अब कुछ ऐसा भी मेरे पास नेचर है जिसको मैं कभी बदल ही नहीं सकती. अब कैसा नेचर नहीं बदल सकती? तो वो कहती है कि मेरी माँ भी बहुत बात करती है. अब ये बात करने का गुण मुझे मां से मिला है. अब वो ये कहना चाहती है कि जो बायोलॉजिकल ट्रेट्स होता है, जो इनहेरिटेड चीज होता है, जो हमें वंश से, हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है, कुछ इस तरह के गुण को हम बदल नहीं सकते. अब जैसे कि दादाजी का बाल उड़ने का बीमारी है तो बेटा का भी बाल उड़ रहा है. अब पोता चिंतित है इस बात से कि दादाजी का उड़ गया, ये तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अब उसके भी बाल उड़ने वाले हैं. तो दीज आर द समथिंग्स which we cannot help. तो वो कहती है कि माँ बात करती है, वो गुण मुझ में आ गया है, ये चूंकि इनहेरिट किया हुआ गुण है जो हमें हमारे ये बायोलॉजिकल फॉर्मेट में मिला हुआ है, और मैं इस ट्रेट्स को नहीं बदल सकती. तो सर इसलिए भी मैं बात करती हूं. अब यहां पर दो लॉजिक आ गया. एक लॉजिक में वो कही कि ये स्टूडेंट ट्रेट होता है, ये विद्यार्थी के लक्षण है, फिर भी मैं कंट्रोल करूंगी. सेकंड वो कहती है कि अब ये कैसे मैं बदलूं, क्योंकि ये चीज तो मैंने अपनी माँ से इनहेरिट किया है, और वो उसकी माँ चूंकि बहुत ज्यादा टॉकेटिव होती है, तो सी थिंक्स दैट दिस इज क्वाइट इनकरेजेबल, दिस इज क्वाइट अनचेंजेबल, सी इज नॉट गोइंग टू चेंज इट एनी मोर. नाउ आगे, मिस्टर कीसिंग्स हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, एंड बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइन्ड मी अ सेकंड एसे. वाओ. जैसे हमने देखा कि जिस ढंग से एनी ने अपने उस ऐसे को लिखी, एज शी हैज जस्टिफाइड टोटली इन ए वेरी नाइस वे, मिस्टर कीसिंग गॉट कन्विंस्ड, खुश हो गया, लाफ्ड. बट हमने क्या देखा, तो नेचर होता है. फिर एनी फिर से बात करने लगती है क्लास में. फिर एक बार फिर से नाराज हो जाते हैं कीसिंग, और कीसिंग ने इस बार फिर से उसे होमवर्क दिया. वो बार बार पनिशमेंट दे रहे हैं. हम देख रहे हैं कि एनी को क्यों पनिशमेंट दिया जा रहा है. तो एनी इज गिवन पनिशमेंट जस्ट बिकॉज शी इज टॉकिंग इनसाइड द क्लास. उसके ये जो बात करने वाला जो गुण है, जिसको लेकर मिस्टर कीसिंग बार बार उसे पनिशमेंट दे रहे हैं. इस बार उन्होंने क्या कहा, ही assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. इस बार पहला हमने देखा कि पहले पनिशमेंट के रूप में उसे चैटर बॉक्स के बारे में लिखना था, बट दिस टाइम सेकेंड टाइम शी इज आस्क्ड टू राइट अबाउट इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. ये इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स क्या होता है? तो ऐसा बात करने वाला लक्षण, ऐसा लक्षण, खास करके हम उन बुराइयों वाले लक्षण की बात करते हैं जिसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है. It is very difficult to change the habits, I mean the bad habits, that is incorrigible. Now, अब वो एक ऐसी गुण के बारे में बताएगी जो कहना चाहती है कि वो अब उसे बदला जाना बड़ा डिफिकल्ट होता है. So she is going to write the next time about the incorrigible chatterbox. I handed it and Mr. Keesings had nothing to complain about for 2 whole lessons. You know? अब हमने क्या देखा कि एनी इस बार भी बहुत सुंदर से उस इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के बारे में लिख के मिस्टर कीसिंग्स को दे देती है. कीसिंग्स अगेन इज हैप्पी द वे इट हैज़ बीन आंसर्ड और गिवन. जिस तरह से एनी, देखिए एनी छोटी बच्ची जरूर है, बट एनी के अंदर में इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी है जो आज स्टूडेंट्स के पास डिमांड है. आज हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी थोड़े कम हो गए हैं, और शायद ये स्टोरी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टूडेंट्स सीखते हैं एनी से कि एक छोटे बच्चे के अंदर में किस तरह से क्रिएटिविटी. देखिए वो नकल भी करके लिख सकती थी, वो और बातें भी लिख सकती थी, लेकिन जिस तरह से, जिस अंदाज से उसने अपने इस जजमेंट को रखती है, shows कि हाउ मच expert and talented and creative she is as she gave the answer. Now, हमने देखा क्या कि this time also, second time also Mr. Keesing is convinced
And now, however, during the third lesson, he had finally had enough. अब देखिए कि एक दो दिन तो फिर ठीक रहा, फिर अगले दिन फिर से वही होना था। एनी फिर से बात कर रही है क्लास में। अब धीरे धीरे ना मिस्टर कीजिंग्स का एंगर थोड़ा और बढ़ रहा है। वो देख रहे कि मैंने एक बार इसको पनिशमेंट दिया, वाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। सेकेंड टाइम ही असाइन्ड अगेन द होमवर्क, अगेन ही सॉ दैट देयर इज नो रिजल्ट एट ऑल, कुछ रिजल्ट नहीं पड़ा। नाउ दिस टाइम ही बिकम अ मोर नैस, इस बार थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। अब फिर क्या करें, तो फिर से उसे असाइन किया जाएगा वर्क को। एंड Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. Wow! अब तीसरी बार फिर से मिस्टर कीजिंग्स एनी को पनिशमेंट दे रहे हैं क्लास में बात करने के कारण। और इस बार का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस बार का टॉपिक है क्वैक 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 सेड द मदर चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब इस बार की टॉपिक है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब ये टॉपिक इस बार का थोड़ा सा अटपटा है, बट हमने देखा कि दो बार किस तरह से उसने अपने टॉपिक को एक्सप्लेन की, तो अब इतना तो समझ में आ रहा है कि इस बार भी एनी बहुत बढ़िया से उसको रिएक्ट करने वाली है। शी इज गोइंग टू गिव द होल एंड सोल प्योर जजमेंट फॉर द क्वैक 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 एज सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, एनी कहती है कि नहीं, अरे हर बार तो एक ही जैसे लिखते हैं, इस बार ऐसे नहीं। This time actually she wanted to write it something in a very different style and a way. इस बार वो थोड़ा और बढ़िया से करना चाहती थी। इस बार वो थोड़ा सा ना इंप्रेस करना चाहती थी। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, कीजिंग बार बार उस लड़की का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं क्लास में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कीजिंग्स खुद मजाक बन जाते हैं लास्ट बार में। क्यों? अब हम बात करेंगे इस टीचर के ट्रेड्स को लेकर के भी, टीचर के गुण को भी लेकर के बात करेंगे कि क्या विद्यार्थी को एक ही चीज के लिए बार बार पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। क्या मिस्टर कीजिंग जिस तरह से एनी के साथ बिहेव कर रहे थे, वॉज दैट ओके, और वॉज देयर एनी सम प्रॉब्लम देयर? तो दैट अगेन इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन। हमने क्या देखा, एनी इस बार अपने इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से करना चाहती थी। शी वांटेड टू मेक इट समथिंग डिफरेंट, और इसके कारण उसने क्या की, तो माई फ्रेंड सानी, एनी की एक दोस्त है सानी, और ये सानी कैसी लड़की है, तो सानी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कविता में। वो कविता लिखती है, वो कविता पढ़ती है। शी टेक्स ओवरऑल मच इंटरेस्ट इन पोएम, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to the end in verse, and I jumped for joy. इस बार एनी सोचती है कि नहीं, इस बार ना मैं इस बार बढ़िया से जवाब देंगे कीजिंग्स को। इस बार सर मेरे मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो मैं देखता हूं सर का क्या करता हूं। वो अपने दोस्त के पास जब जाती है, जैसे कि हमने कहा कि सानी बहुत ही एक्सपर्ट होती है पोएम में, पोएट्री में वो बहुत ज़्यादा मजा लेती है, और वो एनी को प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे इस टॉपिक को कविता में बना के लिखी। आई विल गिव यू दिस ऐसे इन वर्स। वर्स का मतलब पोएम होता है, पोएट्री होता है, और वो कहती है कि इस टॉपिक को मैं शुरू से लेके फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आई विल मेक अ वर्स रिदमेटिक, और वो कहे कि मैं कविता बना के तुम्हारे इस टॉपिक को देती हूं। और ऐसा सुनकर एनी जंप्ड विद द जॉय, खुशी से वो कूद जाती है। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother quack and father swan and 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Oh my God. What a story. कितना सुंदर स्टोरी है। ये स्टोरी नहीं है, ये व्यंग है, व्यंग। और ये कमेंट किसको? बिल्कुल हम देख रहे हैं कि कौन बार बार पनिशमेंट दे रहा है, मिस्टर कीजिंग्स। ये कमेंट जा रहा है कीजिंग्स के लिए।
एनी इस बार क्या करती है, तो बहुत सुंदर थीम बनाती है उस क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इसमें स्टोरी बनाती है कि एक मदर डक रहती है, एक फादर है स्वैन, और उसके 3 बच्चे हैं डकलिंग्स। ये 3 बच्चे हमेशा आवाज लगाता है क्वैक क्वैक क्वैक। उसके फादर उसे बार बार चुप करने का कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों चुप नहीं होता है, उसका नेचर है क्वैक क्वैक क्वैक। और फादर क्या करता है, तो उस तीनों को मारते मारते लास्ट में उस तीनों बच्चे को मार देता है। वाओ। अब अगर एक चीज देखें तो यहां पर एनी किसी और स्टोरी के बारे में नहीं बात कर रही है, वो खुद के बारे में बात कर रही है। और वो बात कर रही है उस मिस्टर कीजिंग के बारे में कि देखिए कि जिस तरह से वो 3 डकलिंग्स बार बार आवाज लगा रहा था और वो चुप नहीं होने हुआ, जिसके कारण उसके फादर ने उसे मार करके मार दिया, मारते मारते मार दिया। वो कहना चाहती है कि देखो जिस तरह से उस डकलिंग्स का वो नेचर था क्वैक क्वैक, ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स का भी नेचर होता है बात करना। अब वो इनडायरेक्टली सब कुछ समझा गए किसिंग्स को कि जिस तरह का वो व्यवहार या फिर जिस तरह का बिहेव यहां पर स्वैन के द्वारा उस डकलिंग्स को किया गया, वॉज दैट एप्रोप्रिएट, वॉज दैट जस्टिफाइड, वॉज दैट लॉजिकल, कि या किसी भी तरह से यह तर्क संगत था। बिल्कुल बहुत ही इंप्रेसिव टॉपिक इस बार का था, इतना सुंदर थीम था कि इसको पढ़ने के बाद मिस्टर कीजिंग्स का जो परसेप्शंस है, जो ओवरऑल आइडिया होता है अबाउट द स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल बदल जाता है। और बदलना भी चाहिए, क्योंकि शी हैज wonderfully tried to persuade or convince Mr. Keesings that talking is not such a problem as somebody will take the severe punishment against it। मतलब बात करना एक ऐसा भी बहुत बुरा ट्रेट नहीं होता है कि किसी को मार करके मार ही दिया जाए या फिर बहुत ज्यादा सीवियर पनिशमेंट उसे दिया जाए। आगे कहते हैं that luckily Mr. Keesings took the joke the right way। हमने देखा कि मिस्टर कीजिंग्स इसको बहुत ही पॉजिटिव लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि दिस वेरी परफेक्ट आंसर द एज रोट इन दैट एसे, द वेरी थीम ऑफ दिस एसे मस्ट हैव चेंज्ड हिज माइंड, मस्ट हैव चेंज्ड हिज ओवरऑल बिहेवियर। बिल्कुल मिस्टर कीजिंग्स इसमें बहुत ही उन्होंने इसे लाइटली लिया, उस बात को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। ही read द पोएम टू द क्लास। उन्होंने इस कविता को पूरे क्लास में सुनाया। एडिंग टू हिज ओन कॉमेंट्स, उन्होंने अपनी भी कुछ बातें उसमें डाल दिया मसाला। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। चूंकि वो इतना ज़्यादा इंप्रेस हो गए कि मैटर उसके अंदर में इतना सुंदर था कि वो बहुत ज़्यादा लाइक किए। उन्होंने उस क्लास में भी पढ़े और ये बातें उन्होंने स्कूल के सारे और अदर क्लासेस में कह दिए कि उन्होंने क्या पाया, इस ऐसे के रूप में क्या लिखा गया था इसमें। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। एनी कहती है कि आज के बाद अब मिस्टर कीसिंग मुझे कभी बात करने से क्लास में नहीं रोकते थे। नाउ आई वॉज अलाउड टू टॉक इनसाइड द क्लास। अब एनी को क्लास में बात करने की परमिशन मिल गया। एनी को अब कभी दोबारा क्लास में टोका नहीं गया। और एनी कहती है दैट उसके बाद कभी एनी को किसी भी तरह की पनिशमेंट भी नहीं दिए गए। ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके अपोजिट मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। मैंने जैसे कहा था आपको कि इस पूरी घटना ने मिस्टर कीसिंग को भी बदल दिया। जो कीसिंग बहुत ज़्यादा सीरियस स्ट्रिक्ट हुआ करते थे क्लास के अंदर में, नाउ ही इज मेकिंग फन, ही इज जोकिंग विद द स्टूडेंट्स। तो उनके अंदर में भी ये बदलाव आ गया एंड ही टुक दिस इंटायर एपिसोड वेरी पॉजिटिवली। और मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर कीसिंग को भी अपने उस उन्होंने जो जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे थे एनी को, उनको रियलाइज हुआ होगा कि आखिरकार इन बच्चों का भी इस तरह का व्यवहार होता है, गुण होता है। अब उसे कंट्रोल करना सिखाया जाना चाहिए, ना कि उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इशू बना करके जिस तरह से वो पनिशमेंट दे रहे थे वो बिल्कुल उस लेवल से नहीं होना चाहिए था। इट मस्ट हैव बीन इन सम अदर फॉर्म, दूसरे ढंग से होना चाहिए। वेल डियर, तो इस तरह से हमने देखा। और लास्ट में एनी लिखती है, योर्स एनी
जैसे कि हमने देखा कि ये बातें वो अपने एक फ्रेंड से कह रही है। शुरू में भी उसने डियर किटी कहा, प्रिय किटी, जैसे हमने अपने दोस्त को कहा, वो बिल्कुल दोस्त ही मानती है अपने डायरी को, बिल्कुल वो डायरी को डायरी नहीं मानती है, और लास्ट में कहती है तुम्हारी एन, और इस तरह से उसकी वो जो लेटर है वो खत्म होता है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो ये हमने देखा कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, युद्ध के समय में जो जर्मनी के जो ज्यूइश फैमिलीज थे, जो ज्यूइश कम्युनिटी थे, उन्होंने कितना अत्याचार सहा था हिटलर का, कैसे जिया था उन्होंने उस एज को। और जब हमने एनी के रूप में बहुत सारी चीज़ों को देखा तो पता चला कि युद्ध के समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। साथ में एक बात और भी सीखने को मिला कि हर इंसान, एवरी पर्सन इज बॉर्न फ्री। कोई भी आदमी इस दुनिया में गुलाम बनकर जीना नहीं चाहता। और हमने देखा कि किस तरह से ज्यूइश कम्युनिटी के साथ नाजी वाले हिटलर लोग, किस तरह से दुर्व्यवहार उसके साथ किया जाता था और किस तरह से उनको यातना देकर मारा जाता था। ये चीज़ एनी से हमने सीखा कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए। जिस तरह से वो रिएक्ट करती थी, जिस तरह से वो आंसर देती थी अपने टीचर को, ये ऐसा पता चलता है कि देखिए, नकल करना, कॉपी करना अलग बात है, और अपने मन से किसी चीज़ को क्रिएट करके रखना, जिस तरह से हमने एनी को देखा। एनी के अंदर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, आत्मबल। एक छोटे बच्चे में, एक स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा आत्मबल की जरूरी होता है, जिसके सहारे हम अपने मिशन तक पहुंचते हैं। हमने एनी से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये सीखा कि हमें अपने मिशन पे चलते हुए कभी गिव अप नहीं करना है, कभी अबैंडन नहीं करना है, एंड देन ओनली वी सपोज टू रीच टू आवर डेस्टिनेशंस। सो माय डियर, दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी. I tried to explain you the each and every nuts and bolts in this story. इस चैप्टर के हर छोटे बड़ी बात को हमने बढ़िया से आपको बताने का कोशिश किया. After going through, after viewing the entire video, I'm very sure that you're gonna have a better and a perfect conceptions about the diary of this Anne Frank. इसमें क्या बात है, एन फ्रैंक क्या कहना चाहती है, इस चैप्टर में क्या मैसेज है. So we got the overall idea in this chapter. That's all. Thank you for watching my video. Well, मैं लास्ट टाइम में आपसे कुछ रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वेलकम, और आई होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट they can get the advantage. Or if you are a regular viewer of my video, so definitely you will like and subscribe, and I expect your comments so that it helps me to grow more and more. That's all. Thank you. See you in the next video. Bye.